जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी ब्यूरोग्राफ की जो ड्रॉटमैन की पोस्ट है उसके एडमिट कार्ड की लिस्ट आ चुकी है और एक नहीं बल्कि दो लिस्ट आपकी जारी हो चुकी हैं। सबसे पहले तो जिस भी कैंडिडेट का आपके लिस्ट में नाम आया है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम रहने वाला है उसका क्या कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आपको जो ड्रॉटमैन की पोस्ट है उसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, क्या आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। इसके अलावा दो लिस्ट आपकी जारी हो चुकी हैं और अब भी अगर किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया है ड्रॉटमैन के पोस्ट की लिस्ट में तो उसको क्या कुछ करना है, आगे क्या प्रोसेस होने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे। जो कैटेगरी वाइज कंपटीशन रहने वाला आपका ड्रॉटमैन के पोस्ट में वो कितना रहेगा, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं और वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिएगा सबसे पहले एक बार आपको जो ऑफिशियल लिस्ट आपकी जारी हुई थी वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी पहली लिस्ट है जो कि ड्रॉटमैन के पोस्ट के आप पे जारी की गई थी। इसमें देखिएगा जो आपका एग्जाम रहने वाला है 29 अगस्त 2021 को जो आपका एग्जाम है ड्राफ्टमैन की पोस्ट का वो दिया गया है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में आपका जो 8 बजे है, सुबह के 8 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। लेकिन हम आपको राय देंगे कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से भी 1 घंटे पहले यानी कि 7 बजे आपको जो सेंटर आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। इसमें देखिएगा आपकी जो वैकेंसी है आपकी घटा दी गई है। पहले आपकी जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी जारी की गई थी 43 वैकेंसी 43 वैकेंसी आपकी जारी की गई थी, लेकिन अब इनको घटाकर कितना कर दिया गया है 35 आपको कर दिया गया है, जिसमें से आपकी जनरल की 16, एससी के 5, एसटी के 2, ओबीसी के 9 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी यहाँ पर आपकी कर दी गई हैं। अब इसमें देखिएगा जो आपकी पहली लिस्ट आई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो पहली लिस्ट आपकी आई है इसमें कितने कैंडिडेट को बुलाया गया ये देखिए आप। तो यहाँ पर देखिएगा जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर में, सबसे पहले वो देखिए कि आपको अपना जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड है आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा, वो आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। प्लस में आपको एक जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है। वो कौन सा लेकर जाना है, अपना जो आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा देखिएगा आपको एग्जाम में अपना जो फेस मास्क है वो आपको लगाकर जाना है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो हैंड ग्लव्स है आपको दस्ताने हैं वो भी आपको पहनकर जाने हैं। आपकी सैनिटाइजर की बोतल, एक स्मॉल बोतल, छोटी बोतल, वो आपको लेकर जानी है। इसके अलावा देखिएगा एक पानी की बोतल जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि उसके बाहर कोई ऐसा लिफाफा नहीं होना चाहिए जिसके कारण आपकी बोतल के अंदर ना देखा जा सके। तो एक ट्रांसपेरेंट बोतल, आपकी छोटी बोतल पानी की आपको लेकर जानी है। इसके अलावा एक क्लिप बोर्ड, आपको जो एग्जाम देने वाला फट्टा होता है वो आपको लेकर जाना है और आपका एक पेन आपको जो है लेकर जाना है, बॉल पेन आपको लेकर जाना है। देखिएगा ब्लू बॉल पेन जो है वो यहाँ पर आपको एक लेकर जाना है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एग्जाम सेंटर में आपको लेकर जानी, तो आपको ध्यान रखनी है। तो वो थी आपकी पहली लिस्ट। और अब ये देखिएगा सेकंड एंड फाइनल लिस्ट। अब ये जो लिस्ट आपकी है दूसरी लिस्ट जारी की गई है ड्राफ्टमैन की पोस्ट की, और अब ये आपकी फाइनल लिस्ट है। इसके बाद कोई भी लिस्ट आपको जारी नहीं की जाएगी। अब जितने भी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में आ चुका है केवल उन्हीं का जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा और उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिएगा जिन भी कैंडिडेट का इन दोनों लिस्ट में नाम आ चुका है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। और इसके अलावा मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम इन दोनों लिस्ट में नहीं आया होगा तो आपको निराशा जरूर होगी, लेकिन अब कोई भी लिस्ट आपकी जारी नहीं होने वाली है। अगर आपका नाम दोनों लिस्ट में नहीं आया है तो अब आपको जो अपनी किसी और प्रिपरेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ब्यूरोग्राफ ने साफ साफ कह दिया कि आपकी जो लिस्ट है ये सेकंड लिस्ट फाइनल लिस्ट होने वाली है। अब कोई भी लिस्ट आपको जारी नहीं की जाएगी। आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो या तो आपने फॉर्म गलती से अप्लाई किया होगा या फिर आपका फॉर्म नहीं पहुंचा होगा। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं कि आपने फॉर्म गलत अप्लाई कर दिया होगा जिसके कारण आपको जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया होगा। तो आप सॉरी टू से बट आपको जो एडमिट कार्ड है अब नहीं आया होगा। जिन भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम, दोनों लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका। अब देखिएगा जो सेकंड लिस्ट आपकी आई है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो सेकंड लिस्ट में जिन भी बच्चों को नाम आया है उनका भी जो एग्जाम डेट है, जो रिपोर्टिंग टाइम है 29 अगस्त सुबह के 8 बजे सेम रहने वाला है। ठीक है जी। तो सभी को अपने एक डेट को पहुंचना है, एक टाइम पर पहुंचना है, सुबह के 8 बजे 29 अगस्त 2021 को। तो यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड लिस्ट आपकी आई है इसमें जो 48 कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको दोनों जो लिस्ट हैं वो आपको दिखा दी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो आपको दिखा दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन आपका रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। ये देखिएगा जो पहली लिस्ट आपकी आई है और जो सेकंड लिस्ट आपकी आई है इन दोनों को मिलाकर जो कंपटीशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो कैटेगरी है आपकी जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिएगा जो एडमिट कार्ड के लिए जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया है दोनों लिस्ट में, वो पहली लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आया था 75 बच्चों का, और सेकंड लिस्ट में कितनों का नाम आया है
15 बच्चों का। तो टोटल जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो कितने हैं, 90 जो कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए हैं। और वैकेंसी की बात करें जनरल कैटेगरी के ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए तो वो केवल आपकी 16 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब कंपटीशन देखिए कि जो जनरल कैटेगरी उसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। देखिएगा ये जो डाटा है हमें तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ इस टाइम के लिए और इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो देखिएगा जो कंपटीशन आपका रहने वाला है जनरल की पोस्ट के लिए, आपके कितने टोटल जो कैंडिडेट है बुलाए गए हैं, 90 बुलाए गए हैं, वैकेंसी कितनी है, 16 है। तो एक पोस्ट के लिए कितने बच्चों के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी वालों को, ये माने कि 5 से 6 कैंडिडेट के साथ आपको जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन करना होगा अपनी एक पोस्ट के लिए। लेकिन ये कॉम्पिटिशन भी आपका बहुत ज़्यादा घट जाएगा। किस प्रकार से घट जाएगा वो हमको बताएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद बात करें 80 कैटेगरी की, तो 80 कैटेगरी के पहली लिस्ट में नाम आया है 89 बच्चों का, सेकंड लिस्ट में 5 बच्चों का। तो टोटल 94 जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हैं ड्राफ्टमैन की पोस्ट में एग्जाम के लिए। वैकेंसी कितनी, 80 कैटेगरी की 5 वैकेंसी आपकी दी गई है। तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका 18 से 19 बच्चों का जो कॉम्पिटिशन है वो आपका रहने वाला है। कितने बच्चों के लिए, एक बच्चों के लिए आपके एक पोस्ट की खातिर। ठीक है जी, कितने बच्चों के साथ है, 18 से 19 बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है 80 कैटेगरी का। उसके बाद बात करें जो आपकी एसटी कैटेगरी है उसके बारे में, तो देखिएगा जो एसटी कैटेगरी है पहली लिस्ट में 24 बच्चों का नाम आया था, सेकंड लिस्ट में 3 बच्चों का नाम। तो टोटल यहाँ पर जो 27 कैंडिडेट हैं वो आपके बुलाए गए हैं एग्जाम के लिए। वैकेंसी कितनी है, 2 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो एक पोस्ट के लिए आपको 13 से 14 के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ आपको कॉम्पिटिशन यहाँ पर करना पड़ेगा एसटी कैटेगरी में। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो ओबीसी कैटेगरी है उसके बारे में। देखिएगा पहली लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आया था, 208 बच्चों का, दूसरी लिस्ट में 19 बच्चों का। तो टोटल यहाँ पर जो 227 कैंडिडेट हैं वो आपके बुलाए गए हैं एग्जाम के लिए। आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी की, 9 वैकेंसी यहाँ पर आपके रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट के लिए 25 से 26 जो कैंडिडेट हैं उनके साथ आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है आपका ओबीसी कैटेगरी का ही रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके बारे में। तो देखिएगा जो पहली लिस्ट आपकी आई थी 18 जो कैंडिडेट है उनको बुलाया गया था, सेकंड लिस्ट में जो 3 कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया गया था। तो टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, 21 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। बात करें वैकेंसी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो एक पोस्ट के लिए आपको जो है 7 जो कैंडिडेट है उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो कैटेगरी वाइज कंपटीशन है वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो ये कि आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये कंपटीशन में आपका घट जाता है। किन कारणों से घट जाता है, चलिए वो कारण आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कंपटीशन का लेवल है बहुत ही कम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, इसके रीजन देखिए। जो सबसे मेन रीजन है वो आपके एडमिट कार्ड, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है केवल एक लिमिटेड अमाउंट में ही बहुत ही सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनको जारी किए गए हैं। जिस किसी ने भी फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। तो सबसे मेन रीजन आपका बनता है एडमिट कार्ड। दूसरा जो बनता है वो आपका अटेंडेंस। देखिएगा एक बार आप इस एग्जाम को इग्नोर कर दीजिए, बीआरओ बीएफ के एग्जाम को, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, तो वहां पर एक नॉर्मल जो अटेंडेंस होती है वो आपकी मेजर रोल पैदा करती है आपका जो एग्जाम की कट ऑफ वगैरह है उसमें। देखिए तो यहाँ पर जो अटेंडेंस रहने वाली है वो भी आपकी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, देखिएगा सबसे पहली बात तो ये कि नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ये कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन पेपर देने में, एग्जाम को क्लियर करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई तैयारी वो नहीं करते हैं, केवल जो एक फॉर्म है वो अप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो ये एक मैनेजर होता है। और जो पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो खुद आप सोच सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आपकी सिलेक्टेड है, मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन उस फॉर्म की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है उससे पहले ही वो किसी अदर जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि आपकी जो बीआरओ की भर्ती आई थी उस टाइम मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन अब तक उन्होंने पहले भी कोई एग्जाम दिए होंगे और अब तक वो किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो गए होंगे, तो दोबारा इस एग्जाम को देने नहीं आएंगे। ये भी एक रीजन बनता है। उसके अलावा देखिएगा अननोन, आपको पता कि बीआरओ की जो भर्ती है वो आपकी ऑफलाइन तरीके से होती है और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपका ऑफलाइन तरीके से आएगा। आपकी जो लिस्ट है वो भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता नहीं होता कि आपकी जो लिस्ट है वो आई है फिर नहीं आई है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि आपको जो एग्जाम होने वाला है उनका कब होने वाला है। और आपकी एक चीज और जो मेजर पैदा करती है, आपका जो ऑफलाइन एडमिट कार्ड है वो आपकी पोस्ट के तो आने वाला है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, वैसे तो 0% चांस होते हैं ना पहुंचने के, लेकिन फिर भी अगर एक नेगेटिव पॉइंट मारकर चले तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास उनका एडमिट कार्ड भी नहीं पहुंचा होगा। तो वो भी आपके एग्जाम को देने में असफल रह जाते हैं, जो कि मेजर पैदा करता है आपकी कट ऑफ को बढ़ाने में और घटाने में।
इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर है टाइम। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने एग्जाम को देने के लिए घर से तो चल पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं कि अपनी यात्रा में उनको ऐसी असुविधा हो जाती है जिसके कारण जो रिपोर्टिंग टाइम उनको दिया हुआ होता है वो अपने रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उनकी एंट्री वहां पर नहीं हो पाती है। एक दो कैंडिडेट आपको जरूर से देखने को मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम के चाहे हम बात करें। इसके अलावा देखिएगा एक और जो मेजर रोल आपके अटेंडेंस का वो ये है कि आपको पता है कि एक टाइम ऐसा नहीं कि पूरे ऑल इंडिया में अगर आपकी बीआर ग्रुप की भर्ती होगी तो कोई और भर्ती नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि आपकी एक ही टाइम चल रही होंगी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने एक भर्ती के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा। जैसे कि अगर बीआरओ की भर्ती आपकी होने वाली है तो उसके साथ ही और भी ऐसी भर्तियां होंगी आपके साथ साथ में चल रही होंगी, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने उन भर्तियों के लिए दूसरी भर्तियों के लिए अप्लाई किया होगा, तो वो भी आपके जो पेपर है बीआरओ का वो देने नहीं आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन बन जाते हैं जिसके कारण आपकी जो अटेंडेंस होती है बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। तो एक एवरेज अगर बात करें अटेंडेंस की, और अगर इन सब रीजन के आधार पर अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो देखेगा जो 100% अटेंडेंस है वो तो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर एक एवरेज अटेंडेंस की बात करें और अगर इन सब रीजन पर अगर हम गौर करें तो वहां पर एक जो एवरेज आपकी अटेंडेंस निकल कर आती है 65 से 70% है आपके जो कैंडिडेट है वो आपके एग्जाम में अपेयर हो पाते हैं, आपकी अटेंडेंस जो पूरी हो पाती है। तो अगर हम बात करें आपकी वैकेंसी को लेकर कि जो कॉल लेटर आपको जारी किए गए हैं 468 जो कैंडिडेट हैं दोनों लिस्ट को मिलाकर आपके बुलाए गए हैं एग्जाम के लिए, लेकिन अगर बात करें अटेंडेंस की तो 65 से 70% यहाँ पर हमने एक एवरेज अटेंडेंस निकाली है। देखिएगा ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक एवरेज मानकर चल रहे हैं, और यहाँ पर एक कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज आपकी 65-70 ही रहने वाली है, क्योंकि जो रीजन मैंने आपको बताया है वो आप खुद भी सोच सकते हैं। तो इसके बाद अगर बात करें 65% के आधार पर तो 468 में से यहाँ पर 304 ही जो कैंडिडेट हम आपके एग्जाम में पेयर होने वाले, लेकिन 304 हम एग्जैक्ट 304 नया मानकर इनको थोड़ा अगर हम ऊपर नीचे करें तो एक एवरेज जो रेशो मानकर चलते हैं हम 300 से 330 के बीच जो कैंडिडेट आपके एग्जाम में पेयर होने वाले हैं इनके जो अटेंडेंस होने वाली है 468 में से वो आपकी 300 से 330 के बीच होने वाली है। और अब ये जो आपकी अटेंडेंस है इसको भी अगर हम कैटेगरी वाइज काउंट कर लेते हैं, जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करने वाले हैं तो कोई भी आपको अपने एग्जाम में क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। अब देखिएगा कुछ और आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट आ रहे थे अगर वो देखें तो सबसे पहला वो कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा फिर ऑनलाइन होगा। तो साफ सी बात है कि आपको जो भर्ती है वो ऑफलाइन होने वाली है, तो एग्जाम भी ऑफलाइन होने वाला है, इस बारे में कोई भी आपको जो है डाउट पैदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपके एग्जाम के पैटर्न की, तो देखेगा कि आपका जो एग्जाम है सब्जेक्टिव हो गया फिर ऑब्जेक्टिव, तो देखिएगा आपका जो एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि आपके एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो देखिएगा अभी तक जो नोटिफिकेशन आपका आया है उसमें कोई भी ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है आपकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर 99% चांस आपके ये है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब 29 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको देकर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक नेगेटिव मार्किंग को कोई भी प्रावधान आपके नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है और जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में। तो देखिएगा ये है आपकी ड्राफ्टमैन की पोस्ट, जो सबसे पहली प्रोसेस होगी आपकी रिटन एग्जाम की होने वाली है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उन सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल आपकी 1 मील 1600 मीटर रेस होगी जो कि आपको 10 मिनट में पास करनी होगी। फिजिकल तो केवल आपके नाम आता है, जो मेन चीज़ आपकी होने वाली है वो रिटन एग्जाम आपकी होने वाली है। एक बात आपको और नोट करनी है, जो मेरिट आपकी बनने वाली है वो भी आपकी जो रिटन टेस्ट है उसी के आधार पर ही बनेगी। फिजिकल के लिए कोई भी जो नंबर एक्स्ट्रा है वो आपको मेरिट में नहीं दिए जाएंगे। और एक और मेन पॉइंट कि आपका इस भर्ती में जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, केवल आपका रिटन एग्जाम होगा, आपकी फिजिकल होगी और उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर दी जाएगी। नॉर्मल जो एक मेडिकल होता है वो भी आपका कंडक्ट इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात करें आपके सिलेबस के बारे में, तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है टोटल जो 5 सेक्शन आपके इस एग्जाम में रहने वाले हैं कौन कौन से। सबसे पहला आपका क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथ। सिंपल मैथ का मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है केवल जो 10th लेवल है, जो 10वीं क्लास है, मेट्रिकुलेशन लेवल है, उसी के लेवल के जो क्वेश्चन है मैथ के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल जो है इसमें घबराना नहीं कि आपका जो मैथ का लेवल रहने वाला बिल्कुल ही आपका हाई लेवल रहेगा, नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल मैथ जो सिंपल मैथ है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन, एक मैथ में आपका स्पेशल टॉपिक होता है मेंसुरेशन का, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखेगा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो आपके क्वेश्चन है वो भी पूछे जाने वाले हैं।
जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपका मैथ के सेक्शन है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो जीके है जनरल नॉलेज, उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शन है, इनसे जो क्वेश्चन आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते कि आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है वो किस चीज का रहेगा, आपकी जो ट्रेड रहने वाली है उसी के रिगार्डिंग रहेगा। यानी कि ड्राफ्टमैन की पोस्ट है ना, तो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें 100 में से, तो 50 से जो 60% वेटेज रहेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहने वाला है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आपका जो पूरा टाइम है वो आप मैथ के ऊपर और आपके जीके के ऊपर लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको इनको टाइम देना है, लेकिन एक सिलेक्टेड टाइम आपको देना है। जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप खुद बताइए, इन सब के बाद क्या आपको कोई और डाउट बच जाता है एग्जाम के बारे में? मैंने सभी पॉइंट आपके कंपटीशन को लेकर, आपकी वैकेंसी को लेकर, आपके जो कैंडिडेट है उनको लेकर, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, जो सभी मेन पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब मेरे ख्याल से कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए आपके एग्जाम के बारे में, आपके पेपर पैटर्न के बारे में, फिर आपके कोई भी सिलेबस हो उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकर जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आईसीएस भर्ती के बारे में कोई और डाउट आपका बच जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आगे के नए अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।